नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर एक खास मेहमान दिख रहे हैं जिनसे अभी मैं बात करने वाला हूं। और बीच की स्क्रीन पर, बीच वाले विंडो में वही खास मेहमान डांस करते हुए, कुछ ऐसे फटका लहराते हुए और मंच से लोगों को खुद डांस करते हुए, नचाते हुए, ऐसी कई तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिख रही है बीच के विंडो में। कुछ महीने पहले जब राजस्थान चुनाव कवरेज के लिए मैं गया था, उस चुनाव के दौरान ऐसी तस्वीरें बहुत वायरल हो रही थी। और अब जब राजस्थान में, देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तब ऐसी तस्वीरें फिर वायरल हो रही है। पहले दौर का चुनाव राजस्थान में हो चुका है, दूसरे दौर का भी प्रचार थम चुका है, कल वोटिंग है। और उससे पहले कई ऐसी तस्वीरें, वीडियो वायरल हो रही है जिस शख्स की, उनका नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चौथी बार विधायक चुने गए हैं और राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों को लड़ाने की जिम्मेदारी पीसीसी चीफ के नाते गोविंद सिंह डोटासरा की। वैसे तो नेता है खांटी, 24 घंटे, लेकिन एक नेता के तौर पर भाषण देते हैं, चुनावी रैलियों में, सभाओं में जाते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा से मांग जनता की शायद अब ये भी होती है कि एक बार जरा डांस करके, इस तरह से मजमा लगा के किसी गाने पर झूम के दिखाइए। और इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जहां गोविंद सिंह डोटासरा जाते हैं, सभाओं में, उम्मीदवारों की सभाओं में, नामांकन रैली के दौरान जहां भी गए लोकसभा चुनाव में, वहां डीजे का बड़ा जबरदस्त इंतजाम रहा, साउंड सिस्टम का। क्योंकि जो वहां सामने लोग आए, भीड़ आई, जनता आई, और मंच पर जो थे उन्हें भी पता था कि होना तो अंत में ये है। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये जो तस्वीर दिख रही है, हमने आपके पहले किसी नेता का इस तरह से लगातार चुनाव में इस तरह से डांस करते हुए और इस तरह से झूमते हुए, झुमाते हुए नहीं देखा। तो इसका राज क्या है, कैसे सिलसिला शुरू हुआ? उसके बाद हम आगे जरा राजनीति और चुनावी बातें करते हैं। या आपकी इतनी डिमांड होने लगी कि कहीं से एक बार शुरू किया आपने, लक्ष्मणगढ़ में शायद नामांकन के वक्त कार की छत पर आपको डांस करते देखा, और उसके बाद हर जगह से डिमांड आने लगी कि ऐसा ही कुछ हो? जी जी, नमस्कार। सवाल ये था कि जब मेरा नॉमिनेशन था विधानसभा चुनाव में, तो उस नॉमिनेशन के बाद में जो पब्लिक का रिस्पॉन्स था, जो पब्लिक का जिस तरीके से उत्साह से लबरेज थी और मेरे समर्थन में नारे लगा रही थी, और उसी दौरान एक डीजे के ऊपर हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज का जो तेजल सुपर डुपर का जो सॉन्ग है वो बजा तो क्योंकि हमारे तेजाजी महाराज आराध्य देव हैं, लोक देवता हैं, तो उनके ऊपर हमारे किसान कम्युनिटी में, उनकी सभी कम्युनिटियों में काफी उनकी मान्यता है, और किसान कम्युनिटी में और ज्यादा विशेष मान्यता है। क्योंकि हम जो किसानी करते हैं, वो जब अपने हल जोतने के लिए जाते हैं तो तेजाजी के भजन गाने के बाद में ही हम लोग शुरुआत करते हैं। तो उसके ऊपर फिर मैंने कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए हमारे लोक देवता के लिए थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट का वो डांस किया था। और उसके बाद में हर जगह जहां भी मैं जाता हूं, लोग मेरी बात सुनते हैं, और बात सुनने के बाद उनका ये रहता है कि जो तेजाजी हमारे लोक देवता है, तेजाजी महाराज, उनका सुपर डुपर का जो सॉन्ग है वो चला देते हैं। तो नेचुरली बात है कि हम लोग हमारे लोक देवता के सम्मान में उसको एंजॉय भी करते हैं। और वैसे भी ये जो चुनाव है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, वो एक पर्व है और उसको पर्व की तरह मनाना चाहिए। ये बात एक अलग है कि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पर्व के रूप में लेना चाहिए, और उनका जो स्पीच होता है वो हमेशा उसके उल्टा होता है। वो उसको पर्व नहीं करके और अपना सत्ता हासिल करने का ये प्रकरण उसको हथियार बना लेते हैं। लेकिन हमने उसको एंजॉय किया और लोगों ने उसको अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। लोग, देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से 10 साल में इन्होंने लोगों से जो वादे किए और वो एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता जो बात करते हैं, राहुल जी जो बात करते हैं, जो इनकी जो घोषणा पत्र है, जिसको हमने न्याय पत्र का नाम दिया है, उसकी बातों को लेकर के और प्रभावित होते हैं। और हमने जो 5 साल काम किया
यहाँ पर राजस्थान में चुनावी बात पर गोविंद डोटासरा जी, मैं चुनावी बात पर आ रहा हूँ। एक सवाल इसी से जुड़ा, चूंकि राजस्थान में जो चुनाव का उत्सव पर्व देखा मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान, मैं जब खुद गया था तब, और अभी भी जब ये दूसरे दौर का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, लेकिन पहले दौर के चुनाव के पहले बाद दूसरे दौर के प्रचार के दौरान तो एक बड़ा उत्सव का माहौल मुझे राजस्थान में दिखा। और उस उत्सव में एक रंग, जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार में आप गए, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक रंग जोड़ा। तो ये राजस्थान की खासियत है, ये मैंने महसूस किया। लेकिन एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँ, कहीं ऐसा तो नहीं चूंकि आपका डांस ऐसी ऊर्जा भरता रहा पंडालों में कि बहुत सारे लोग भाषण से ज्यादा इसमें इंतजार करते रहे कि जल्दी गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर माहौल बनाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग बात सुनने आते थे, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ था। हमारी सरकार की योजनाएं हों, चाहे हमारा जो घोषणा पत्र है, जो जिसको हम न्याय पत्र हमने लॉन्च किया है वो हो, चाहे किसानों के साथ में जो कुठाराघात मोदी सरकार ने वादे करके वादा खिलाफी की, ये सब चीजें लोग सुनने के लिए आते थे। और सुनने के बाद में इसको उत्सव के रूप में, और जो लोक देवता है उसके लिए वो 2 मिनट लास्ट में जो सॉन्ग लगा देते थे। तो जब सॉन्ग आपने डीजे पे बजना चालू हो गया, तो उस लोक देवता के सम्मान में लोगों की इच्छा के अनुरूप आपको जरूर हमने किया है। लेकिन इससे आप देख सकते हैं कि लोग कितना जो काम करता है, जो लोगों के बीच में रहता है, जो अच्छे लोगों के बारे में सोच के अच्छी योजनाएं देते हैं, उनके बारे में कितना रिस्पॉन्स है। ये काम तो कोई भी कर सकता, वो भी कर सकते थे ना, लेकिन नहीं कर पाएंगे, उनके पास में लोग ही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि 5 साल 10 साल मोदी जी के नाम से बहुत भीड़ आई, लेकिन उन्होंने जो परोसा वो बिल्कुल कहीं खाली थाली निकली। उसमें परोसने के लिए कुछ मिला ही नहीं, केवल नाम परोसना था। और हमारे पास कंटेंट्स भी थे, हमारे पास मुद्दे भी थे, हमारे पास इनको घेरने के लिए मुद्दे भी थे, और साथ में जनता का हमारे प्रति जो भाव है, उत्साह का, ऊर्जा का जो भाव था, वो सब चीजें मिला करके एक उत्सव के रूप में हमने इसको एंजॉय किया है। मैं समझता हूं कि इसमें हम सफल रहे। और जनता जब तक आपको सपोर्ट नहीं करती, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं तो कोई डांसर तो था नहीं, मैंने जिंदगी में कभी डांस किया नहीं। सही कह रहे हैं। अब बहुत सारी बातें आपसे चुनावी बातें करनी है, आपके दावे और जो नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे 12 सीटों पर वोटिंग हो चुकी, 13 सीटों पर कल वोटिंग है। आपके हिसाब से बहुत सारी बातें आपकी राजनीति पर भी करेंगे। जो वहां गुटबाजी होती रही, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, उसमें डोटासरा कहां थे, कैसे संतुलन डोटासरा ने साधा, किस तरह से डोटासरा, अशोक गहलोत और सचिन के बीच वहां राजनीति होती रही, वो उन सारे मुद्दों पर भी थोड़ा हम आगे बात करेंगे। और आप पर लगे उन तमाम आरोपों पर भी बात करेंगे, और इस पर भी कि राजेंद्र राठौड़ से आपकी तूतू मैमे या इतनी तुकबंदी कैसे होती है, और दोनों तरफ से ऐसी बयानबाजियां, उस पर भी। लेकिन जरा पहले चुनाव की बात कर ले। पहले दौर की वोटिंग हो चुकी गोविंद सिंह डोटासरा साहब, दूसरे दौर की होनी है। आज आप क्या कहने की स्थिति में है कि राजस्थान में, जिस राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन ने पिछले चुनाव में 2019 में जीत ली थी, इस बार आपको क्या लग रहा है? जीरो आपका 2014 में भी जीरो कांग्रेस थी, 2019 में भी जीरो थी। अब देखिए, जो पहला फेज था 12 सीटों का, उसमें तकरीबन 9 सीटों पे तो हम क्लियर हैं, और 3 सीटों में हम कंटेस्ट में हैं। तो मैं समझता हूं कि आप गंगानगर को ले लीजिए, चाहे आप चूरू को ले लीजिए, आप झुंझुनू को ले लीजिए, आप सीकर को ले लीजिए, आप अलवर को ले लीजिए, जयपुर ग्रामीण को ले लीजिए, आप दौसा को ले लीजिए, आप भरतपुर को ले लीजिए, जो आप करौली सवाई धौलपुर को ले लीजिए, उनमें सब में हम प्लस है, और बीजेपी हार रही है। जयपुर शहर हम कंटेस्ट में मानते हैं, बीकानेर हम कंटेस्ट में मानते हैं। तो ये 2-3 सीटें हैं जिसमें हम कंटेस्ट में हैं, बाकी तो हम प्लस में हैं, नागौर हम प्लस में हैं। तो मैं समझता हूं कि पहले फेज की तो स्थिति ये है कि 2-3 सीटों पे बीजेपी से हम कंटेस्ट में हैं, बाकी हम ये कुछ ज्यादा हो गया। हालांकि पीसीसी चीफ है, आपका दावा कहने का बनता है, आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा हो गया ना। 2-3 सीट में कंटेस्ट में बीजेपी कौन सी सीट है? नहीं, वो ज्यादा इसलिए हो गया ना, वो 400 पार के नारे दे रहे हैं ना, तो लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन लोग भ्रमित हुए नहीं। तो 400
पार और 25 सीटें पूरी की पूरी बीजेपी जीत रही है, यही तो मोदी जी और मोदी जी की टीम बोल रही है। इसलिए लोगों में कि भाई ये परसेप्शन बन जाए कि हम तो सब जीत रहे हैं, आप चुनाव लड़ो ही मत, और कुछ थोड़ा फोड़ी भी उन्होंने की, तो उससे परसेप्शन बना रहे हैं। बाकी हकीकत जनता में ये है कि मोदी जी की किसी भी बात से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। मोदी जी के 10 साल की कोई गवर्नेंस, कोई सराहना नहीं हो रही है, और मोदी जी ने जो वादे किए वो भी वादे पूरे नहीं हुए। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि जो वोटिंग हुआ है और जो कम वोटिंग हुई है, इससे मान लो कि राम मंदिर के नाम से इनको कोई वोटिंग में 1% भी फायदा नहीं मिला। इनको जो ये वादे कर रहे थे कि हम देश को वहां ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, वो नहीं। तो सब लोग समझते हैं कि ये सीए का 4 साल बाद में क्यों लेके आए हैं, महिला आरक्षण का जो बिल है वो ला करके ये 4 साल 5 साल 7 साल कब लागू होगा, उसको आधार में कैसे छोड़ा है। और यहाँ किसानों के बीच में आकर के, चूरू में आकर के, और मोदी जी ये कहते हैं कि हमने 370 हटा दी, इसलिए हमारे जो नौजवान हैं वो जहां सेना में बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, उनके लिए हमने 370 हटा दी। तो ये तुक नहीं है ना, 370 हटा दी तो क्या हमारे सेना के नौजवानों को वहां पर आप फ्री में कोई उद्योग धंधे लगा के दे रहे हो, कोई जमीन दे रहे हो, कि आप क्या दे रहे हो? यहाँ कीजिए, किसान की आमदनी दुगुनी करने का आपने वादा किया था। यहाँ आप बात कीजिए, जो अग्निवीर आपने बना दिया वो अग्निवीर की बात कीजिए। हाँ, यहाँ आप एमएसपी की बात कीजिए। तो मतलब इनका जो संतुलन है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। तो मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं और जो वोट परसेंटेज जो कम हुआ है वो कांग्रेस को फायदा दे रहा है, इंडिया गठबंधन को फायदा दे रहा है। चलिए, इसका पक्के तौर पर पता 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जैसे कल जो 13 सीटों पर वोटिंग है गोविंद डोटासरा साहब, उसमें से 7 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी पिछली बार 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती, 5 सीटें ऐसी है जहां 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। उसमें चित्तौड़गढ़ है जहां 5,73,000 वोट से जीती, भीलवाड़ा है 6 लाख से जीती बीजेपी, पिछली बार की बात करो। राजसमंद है 5,51,000 से जीती, अजमेर 4,16,000 से जीती, पाली 4,81,000, झालावाड़ तो परंपरागत सीट है, उदयपुर 4,37,000। तो ये बीजेपी बहुत जबरदस्त मार्जिन के साथ जीती हुई सीटें हैं। पहले दौर में भी कई सीटें जो शेखावटी इलाके में भी और भी, तो ये मार्जिन, और इसके बीच हुआ ये कि पहले दौर में वोट शेयर 6 से 7%, 8% कम हुए। उसको कांग्रेस नेता या आप लोग अपने पक्ष में बता रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हो सकता है मार्जिन कुछ कम हो जाए क्योंकि बहुत ज्यादा फासला था। नहीं, बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं ना, मुख्यमंत्री भजन लाल जी कह रहे हैं 5 लाख से हर सीट जीत रही है, 25 की 25। तो फिर वो किस आधार पे कह रहे हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछला जो चुनाव था वो सर इस बात का चुनाव था कि बालाकोट, पुलवामा और एकदम अंधेरे में रख करके राष्ट्रवाद के नाम से, देश के नाम से, दुश्मन के दांत खट्टे करने के नाम से, सेना के शौर्य के पीछे छुप करके और उन्होंने अपना खेल खेला। और लोग बाग जो नौजवान हैं, युवा हैं, और देश के लोगों ने कहा नहीं भाई देखिए पाकिस्तान ये कर रहा है और हमारे लोग शहीद हो गए और मोदी जी ये जो है वो इनको मजा चखा देंगे, ये कर देंगे, दांत कट्टे कर देंगे, घर में घुस करके मार रहे हैं, हमको सबको देश के साथ होना चाहिए। तो देश के नाम से और राष्ट्रवाद के नाम से और देश प्रेम के नाम से सेना के शौर्य के पीछे छुप करके वोट ले गए। एक कारण ये रहा। दूसरा, उस वक्त डोटासरा साहब माफ करें बीच में रोक रहा हूं, उस हिसाब से देखेंगे तो 2014 में भी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत गई थी, तब तो बालाकोट और सेना 2025 में तो जो मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार को इन्होंने कितना बदनाम किया, और 2014 में कितना बदनाम किया। कहां से ये लेकर के जो है वो 2G स्पेक्ट्रम लेके आए, कोलगेट लेके आए, काल्पनिक मुद्दे बनाए, निर्भया कांड हुआ, कैसे केजरीवाल जी आए, कैसे अन्ना हजारे आए, कैसे बाबा रामदेव आए, कितने लोगों का प्रयोग किया गया और एक उम्मीद जगाई कि किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, काला धन लाएंगे, सबको भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। और देश के प्रधानमंत्री के तौर पे जैसा उन्होंने भाषण ठोका, मैं समझता हूँ लोगों को ये लगा कि भाई ठीक है, मनमोहन सिंह जी को 10 साल दिया, लेकिन हम लोग इनको देखेंगे, इनके वादों में जो है वो हमें लग रहा है, इनमें दम लग रहा है। तो एक उम्मीद का चुनाव था और एक क्रेज बन गया था, क्योंकि 3 बार के वो प्रधानमंत्री थे और जो अडानी जी और अंबानी जी जो इनके गुजरात के जो मित्र थे, जो कॉर्पोरेट लोग भी थी,
जम करके पैसा दिया। तो जो पैसा आया और जो नरेंद्र मोदी जी का स्पीच रहा, उससे लोगों में, युवाओं में और खासतौर से किसान ने एमएसपी मान ली, किसान ने कर्जा माफ मान लिया, किसान ने कहा नहीं हमारी आमदनी दुगुनी कर देंगे। तो आशा और उम्मीद और जो धनबल का जो प्रयोग किया गया, उसके आधार पे हुआ। दूसरा चुनाव जो सेना के शौर्य के पीछे छुप करके उन्होंने ले लिया। वास्तविकता तो अब पता चल रही है कि 10 साल में मोदी जी केवल मन की बात करते रहे, काम की बात नहीं की। और ये तो हिंदू मुस्लिम करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनको देश के संविधान से कोई मतलब नहीं, देश के 36 कौमों से इनको मतलब नहीं, किसान से इनको लेना देना नहीं, गरीब से लेना देना नहीं। ये पहले भाषण में भी यही कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री, इतने करोड़ लोगों को घर दे देंगे। आज भी वो इतने करोड़ लोगों के घर देने की बात कर रहे हैं। उस वक्त भी ये कह रहे थे कि हम जो है वो किसान को माला माल कर देंगे, 15-15 लाख रुपए तो हर के खाते में डाल देंगे। तो ये जो चीजें थी वो नए लोगों को लगा कि भाई देखिए ये जो कह रहे हैं, अगर ये करेंगे तो हम इनको भी एक बार आजमा के देख लेते हैं। तो एक चुनाव उनके आजमाने का हो गया, उनके वादों का हो गया। दूसरा चुनाव राष्ट्र के नाम से, राष्ट्रवाद के नाम से, देश प्रेम के नाम से, सेना के शौर्य के पीछे छुप करके उन्होंने ले लिया। अब तीसरे चुनाव में हकीकत आ गई और लोग ने तो प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की जो है वो सभाओं में लोग आ रहे हैं, जबकि नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी के रोड शो में 1000, 1200, 1500 आदमी नहीं आ रहे हैं। तो देख सकते हो दूसरा नेता तो भाई मोदी जी की तो सभाएं जो तस्वीर दिख रही है उसमें दिख रहा है कि लोग बहुत जुट रहे हैं। और अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुए ना, गोविंद डोटासरा साहब जब बीजेपी ने सत्ता हासिल की 3 दिसंबर को ही तो नतीजे आए थे। हाँ बिल्कुल, सत्ता हासिल तो की थी, इसमें भी वही 2000 योजनाएं जीवी से लेकर सारी धरी रह गई और बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा किया। बिल्कुल ठीक बात है। परसेप्शन बनाने में बीजेपी मास्टरमाइंड है। बीजेपी परसेप्शन बनाने में इतनी जबरदस्त उनकी मास्टरी है कि आप समझ सकते हो आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के यहाँ जो माहौल बनाया, और माहौल बना के आपने देखा। एक बात बताऊंगा मैं, आप उदाहरण देख लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री आकर के यहाँ कहता है कि पेट्रोल यहाँ पर एक लीटर पेट्रोल जो है वो हरियाणा से 12 रुपए महंगा मिलता है, और प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार लूट रही है लोगों से। और हमारी दिसंबर में सरकार आती है, हम इसको हरियाणा के बराबर पेट्रोल का प्रति लीटर का भाव बराबर कर देंगे, ये 12 रुपए लोगों को दे देंगे, महंगाई कम होगी। आप बताइए 2-2.5 रुपए हुआ, 10 रुपए आज भी फर्क है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना की बात कर रहे थे, आज वो एमओयू कहाँ है ईआरसीपी का, वो हवाई हो गया। पीकेसी पता नहीं क्या क्या ले आए, वो कब पीकेसी, कब वाजपेयी जी नदियों को जोड़ने की बातें कर रहे थे, आज तक तो कोई नदी जुड़ी नहीं है, ये कहां से नदियां जोड़ देंगे। तो मैं समझता हूं कि, और दूसरा हिंदू मुस्लिम किया कि साहब वहां पर तो कन्हैया को जो है वहां पर तो 5 लाख दिया, और जयपुर में एक मुसलमान को 50 लाख दिया, जबकि वहां पर 50 लाख और 2 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी गई, और ये 50 लाख रुपए यहाँ दिए गए। और पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या थी सर, और राष्ट्रीय समस्या को इस तरीके से कर दिया कि साहब राजस्थान तो पेपर लीक करवा रहा है, इसमें बैठे हुए सरकार में बैठे हुए लोग ला रहे हैं, मेरे पे भी आरोप लगाए। मुख्यमंत्री आपने खुद छेड़ दिया, पेपर लीक में आने वाला था, खुद छेड़ दिया पेपर लीक के तो आरोप आप पर लगे। कलाम जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उससे रिश्ते के आरोप लगे आप पर। चुनाव के दौरान ईडी के छापे पड़े, आपके परिवार से जुड़े लोगों पर छापे पड़े, ये आरोप तो सीधे आप पर लगा डोटासरा साहब। मेरे खिलाफ, आप मेरी बात समझिए सर, पेपर लीक, शिक्षा मंत्री कभी पेपर नहीं बनाता है, शिक्षा मंत्री कभी पेपर लीक कर ही नहीं सकता। इंडिपेंडेंट स्वायत्तशासित संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसको रीट का जिम्मा दिया गया था, वही पेपर बनाती है, वही मॉडरेट करती है, वही प्रिंटिंग प्रेस का करती है, वही उन्हीं की गोपनीयता रहती है, उन्हीं के लोग रहते हैं, वही अपॉइंटमेंट करते हैं। मंत्री का क्या लेना देना होता है साहब? मंत्री का कोई लेना देना नहीं होता, मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं होता। परसेप्शन बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो 11 पेपर लीक हुए, तो क्या वसुंधरा जी और उसके मंत्रियों ने पेपर लीक कराए थे? क्या आज देश के अंदर, कल उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का पर्चा लीक हुआ, गुजरात में पर्चा लीक हुआ, हरियाणा में पर्चा लीक हुआ, पंजाब में पेपर लीक हुआ, तो क्या मंत्री या मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं? क्या ये एक जीरो है?
जो पूरे देश में, चाहे वो सेंटर की जो परीक्षाएं हैं वो हो, चाहे स्टेट की परीक्षाएं हो, सब में करते रहते हैं और पकड़ते रहते हैं। हमने जो कानून बनाया 1 करोड़ रुपया जो उसका जुर्माना होगा, आजीवन कारावास का, इन्होंने तो सेंटर में अब जाकर के मोदी जी ने बनाया है 1 साल का कारावास की बात है, और शायद बहुत कम 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए कितना जुर्माने की बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय समस्या थी, इसको हमारे माथे ठोक करके उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया। 4 महीने से इनकी इनकी डबल इंजन की सरकार है। अगर हमने चोरी की होती तो हमको पकड़ते नहीं गए। आपके छापा तो पड़ा था, क्या हुआ उस छापा में? तो क्या हुआ पटकने वालों को पूछो, मेरे से तो कोई पूछताछ हुई नहीं। मेरे घर की सर्च की गई, सर्च करके चले गए, तो मुझे तो कभी कोई बयान लिया नहीं, मुझे तो कुछ पूछा नहीं। अब पूछेंगे तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो उनको पूछना पूछेंगे तो बताएंगे। जो ठाकरे साहब, अभी मैं देख रहा हूँ जो मदन दिलावर हुआ शिक्षा मंत्री, उनका बयान अभी 4 दिन पहले का बयान है, जिसमें मदन दिलावर ने कहा है, जोधपुर में बयान दिया है उन्होंने कि पेपर लीक में गहलोत डोटासरा जेल जाएंगे, और उन्होंने कहा मैं अशोक गहलोत से कह रहा हूँ कि राजस्थान की जेल में आपका नुकसान होगा तो आपको तिहाड़ में रखेंगे और आपको जेल भेजेंगे। आप बताइए, मदन दिलावर राजस्थान के डीजीपी हैं, एसओजी के हेड हैं, एसीबी के हेड हैं, क्या देश के गृह मंत्री हैं, क्या वो जो ईडी है उसके डायरेक्टर हैं? वो तो बकवास करने के लिए पैदा हुए हैं। उनको तो छोड़ा ही इसलिए गया है कि आप बकवास करो, चाहे जो बोलो, आपके ऊपर कोई जो है ना वो नहीं है। आप बताइए, 4 महीने से वो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के ऊपर उन्होंने 1 मिनट और 1 सेकंड अगर कोई एक बात की हो तो उसको उस बात का मैं जवाब दूं। वो चाहे जो मनमर्जी है जिसको कहते हैं, उनके क्या बात करूं मैं। अगर इसी को शिक्षा मंत्री रखिए ना, ये भारतीय जनता पार्टी, अगर 15 सीटें इस राजस्थान में आ जाए तो मुझे आप उनको टेलीफोन कर देना कि गोविंद डोटासरा की राजनीतिक समझ जो है वो ज्यादा बढ़िया नहीं है। आप बताइए, देवी के हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपने कहा कि राजस्थान में बीजेपी को अगर 15 सीटें आ जाए, मतलब आप 14-13 तक मान रहे हैं कि आ सकती है सीटें? नहीं, ये मदन दिलावर को रखे तो सही, इसको शिक्षा मंत्री रखें। इनको शिक्षा मंत्री इसलिए नहीं बनाया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, इनको शिक्षा मंत्री इसलिए बनाया कि आरएसएस के हैं और इनको जो है वो नफरत फैलाने का काम करना है, चाहे जिसके खिलाफ उजूल बोलना है। मुख्यमंत्री कोई बोले, गृह मंत्री कोई बोले, कोई एसओजी का हेड बोले, एसआईटी बनाई उसका हेड अगर कोई हम पे कोई बात रखे, कोई हमको बुलाए, हमको पूछताछ करे, हमारे खिलाफ कोई सबूत हो तो कोई चर्चा करे। ये तो मारने ठन ले, उस पर क्या होगा, बात लंबी हो जाएगी, जिस पर मैं अभी बहुत करना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत बार ये इस पर बात आपसे इंटरव्यू किया जा चुका है, बहुत बार अपनी बात कर चुके। आपकी मधु को लेकर सवाल है, रीट एग्जाम को लेकर सवाल है, बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे, आपके बारे में कहा जाता रहा, जो वहाँ बीजेपी के नेता कहते रहे पति कैसा भी हो, ससुर हो तो गोविंद डोटासरा जैसा, और शायद राजेंद्र राठौर के हवाले से ये बातें कही जाती है। आरोप लगते रहे आप पर, उसका परिणाम मिल गया ना उनको, आज कहीं के नहीं रहे वो। ये जो पर्सनल झूठे एलिगेशन लगाने से उनकी राजनीति खत्म हो गई। आप समझो इस बात को। ये जो किसान कम्युनिटी जो इकट्ठा हुई है कांग्रेस के पक्ष में, उसमें एक बहुत बड़ा कारण भी राजेंद्र राठौड़ का ये अनर्गल बयानबाजी और व्यक्तिगत छींटाकशी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बताइए, जो 2016 में मेरा बेटा अगर आरएस बनता है अकाउंट सर्विस में, तो बीजेपी का शासन था, तो क्या बीजेपी के शासन में वसुंधरा जी मेरे को पेपर दे रही थी? क्या मैं इंटरव्यू ले रहा था उनका? इनको थोड़ी बहुत भी शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरीके के लांछन लगा रहे हैं। जिस लड़की को हम जानते नहीं 2020 से पहले, 2020 में सबसे पहले जो ओटीएस के अंदर जब ये ट्रेनिंग करने लगे तब हमारी जानकारी हुई, उस बच्ची के बारे में ये कह रहे हैं कि मैंने बना दिया उनको। तो आप समझिए कि इनकी सोच देखिए, ये केवल झूठा परसेप्शन बना करके एक बदनाम, एक माहौल खराब करने की इन्होंने चेष्टा की। क्योंकि मैं स्ट्रांगली आरएसएस के खिलाफ हूं, मैं आरएसएस की विचारधारा को पूरी तरीके से जो है वो कंडेम करता हूं, क्योंकि वो केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं, कभी भी वो भले के लिए, किसी के विकास के लिए, अच्छे के लिए काम नहीं करते हैं, इसलिए वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बाकी आप बताइए, 4 महीने से डबल इंजन की सरकार है,
अगर मैंने कहीं गड़बड़ किया होता, मेरे बेटे ने, मेरे बहू ने, या मेरे कोई मित्र ने, कोई मेरा समझी अगर कोई गड़बड़ करता, तो ये इतने इतने 600 650 लोग पकड़े गए, तो क्या उसमें गोविंद डोटासरा का कोई आदमी नहीं आता क्या? ये इन्हीं के लोग क्यों पकड़े जाते? गोविंद डोटासरा जी, जो लोग पकड़े गए रीट में और जी, पर्चा लीक में, उससे आपके कनेक्शन की बात तो कही जाती है, कलाम इंस्टीट्यूट से लेकर सब। कहाँ? तो कलाम में क्या? पहली बात, मेरा कलाम से लेना देना नहीं, उनका कोई मेरा लेना देना नहीं, कभी लेना देना नहीं रहा। और आप बताइए, और उसमें भी क्या निकला आप बताइए, उनमें से कोई आदमी गया है क्या? ये तो इन्होंने क्या किया, हमारे मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, आज की तारीख में भी नहीं है, केवल ये परसेप्शन बनाने के लिए, बदनाम करने के लिए सब ये षड्यंत्र रचा गया। और बीजेपी के नेताओं ने जाकर के एप्लीकेशन देकर के किन्हीं लोगों से और ये परसेप्शन बनाने की चेष्टा की, उनको इसका इनको नुकसान हुआ, इनके झूठ बोलने का इनको नुकसान हुआ, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो चाहे कोई दूसरे हो। आज शेखावाटी के अंदर या राजस्थान में कहीं पूछ लीजिए, मैं जब शिक्षा मंत्री था, एक किसी की चाय हमारे यहाँ नहीं पी जाती थी, ईमानदारी के साथ में हम फैसले करते थे, नवाचार किए, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली, हमने पदोन्नति की, रूल्स में संशोधन किए। और ये क्या कर रहे हैं, वहां से बैठे बैठे मैं प्राइवेट स्कूलों की ड्रेस एक जैसी कर दूंगा। भाई कर दो, तो कौन मना कर रहा है? प्राइवेट का करके तो बताओ, आप प्राइवेट की जो है वो ड्रेस और सरकारी की ड्रेस, आप कांग्रेस का पाठ्यक्रम वापिस बदल दूंगा, तो कांग्रेस का पाठ्यक्रम थोड़ी है, शिक्षा मंत्री को ये पता नहीं कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है जो भारत सरकार का उपक्रम बनाता है और पूरे देश में लागू रहता है। तो इनको कुछ पता ही नहीं है सर, ये तो केवल झूठ बोल बोल के 2 बार केंद्र में सत्ता ले ली। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ठीक पहले चुनाव के वक्त ही ईडी ने छापे मारे आपके घर पर, परिसर पर या परिजनों पर, उससे आपको फायदा हो गया, मेरे को 100% इसलिए फायदा हुआ कि ये जो परसेप्शन बनाने की चेष्टा कर रहे थे कि हम लोग गड़बड़ हैं, वो परसेप्शन खत्म हो गया। हम बिल्कुल ईमानदार निकले, हमारे ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, आज की तारीख में भी नहीं है, छापे में कुछ मिला नहीं, तो सारी चीजें क्लियर हो गई जनता के सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन पर्चे लीक तो 16 बार हुए ना, 16 बार पर्चे लीक तो हुए 5 साल में, और ये तो बहुत बड़ा कलंक राजस्थान सरकार के माथे पर तो है। आप बताइए, तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ कलंक नहीं है? जो 55 लाख पुलिस की भर्ती का पर्चा लीक हुआ, क्या केंद्र की सरकारों के खिलाफ कलंक नहीं है? जहां पर केंद्र की जो एजेंसियां हैं, जो उपक्रम है, उसके ऊपर पेपर लीक हो रहे हैं। क्या हाईकोर्ट का पेपर लीक हुआ? पहले 11 पेपर लीक हुए, 32 में से जो है वो 11 एफआईआर तो 22 एफआईआर तो बीजेपी के समय की हैं, तो क्या इनके कलंक नहीं हुआ था? ये देखिए, ये गिरोह है जो पूरे देश में हर स्टेट में काम करते हैं, इनको रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, हमने भी की, कानून भी बनाए, लेकिन उस वक्त हो गया वो पर्चा लीक। तो क्या गोविंद डोटासरा ने शिक्षा मंत्री रहते हुए पेपर बांटे हैं क्या? बताइए, मेरा एक रिश्तेदार टीचर नहीं बना, मेरी इतनी बड़ी रिश्तेदारी है, एक सिंगल टीचर नहीं बना, तो क्या पेपर में अफगानिस्तान में बेच के आया था लेकर के? ये तो सब कोरी बकवास की बातें हैं। प्रशासन बना करके इन्होंने सत्ता लूट ली, वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री अगर अपने मंच से देश का प्रधानमंत्री ये बोले कि यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, और आज उत्तर प्रदेश में जाकर के भाषण दे रहे हैं क्या वो कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, योगी जी आप हटो यहाँ से, वो तो कह रहे हैं 2029 में भी योगी जी को बढ़ाएंगे हम दोबारा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल्फ परसेप्शन बनाने का काम करते हैं, हकीकत में जो समस्या है उसके समाधान में इनका कोई दिलचस्पी नहीं है। अब वापस लौटते हैं, चूंकि पर्चा लीक पर आप बहुत बार बोल चुके हैं, 50 बार शायद आपने इंटरव्यू दिया होगा बीते 6 महीने में, बहुत सारी चीजें सब रिपीट हो रही है। अब वापस मैंने बीजेपी को चैलेंज भी किया है, कि आपके डबल इंजन की सरकार है, अगर हमने कोई गड़बड़ की है तो आप तुरंत गिरफ्तार करो और तिहाड़ जेल में डालो। मैंने इनको चैलेंज भी किया है। नहीं, वो तो चैलेंज आपने किया तो मदन दिलावर ने कही दिया कि आपको तिहाड़ में डाल सकते हैं। क्या कह दिया? मदन दिलावर कोई डीजीपी है क्या? और मदन दिलावर फिर घूम क्यों रहा है मेरे को पकड़ने के लिए? वो कुछ फाइलें आपकी खोजेंगे, खुलेगी, और उसके बाद उसके आधार पर तो पहले नहीं कहना चाहिए ना, पहले नहीं कहना चाहिए, वो खोल करके और फिर उसके सामने, आपके सामने रखें, आप जो बुद्धिजीवी पत्रकार हैं उनके सामने रखें, ये देखो साहब गड़बड़ है, तब तो कोई समझ में आती है बात। वो तो धूल में लट चलाए जा रहे हैं, उसका क्या करो आप बताओ।
लेकिन आप भी जो तर्क दे रहे हैं डोटासरा साहब, जिसमें आप कह रहे हैं यूपी में हुआ, गुजरात में हुआ, पर्चा लीक सब जगह हुआ, तो ये तर्क भी बेमानी है ना कि सब जगह चोरी हो रही है। नहीं, मैं ये आप पड़ोस अजी उनके यहाँ चोरी हुई, नहीं, मैं ये तर्क नहीं दे रहा हूं सर। अजीत अंजुमन साहब, मैं ये कह रहा हूं कि क्या पेपर लीक होने का मतलब ये थोड़ी है उसका मंत्री और मुख्यमंत्री पेपर लीक कराता है और वो जेल में जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं पेपर लीक नहीं होना चाहिए एक भी, लेकिन अगर हो जाता है, अपराध घटित हो जाता है, तो अपराधी को पकड़ करके उसको सजा तक पहुंचाओ और आगे वो इस तरह का अपराध नहीं हो, ये पुख्ता व्यवस्था करो, कानून बनाओ, जो काम हम कर रहे हैं। मैंने वो संदर्भ इसलिए दिया कि क्या योगी ने पेपर लीक कराया क्या पुलिस का? क्या मैंने पेपर थोड़ी लीक कराया? पर्चा लीक से वापस पॉलिटिकल उस पर आते हैं।